तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर हूं आपके लिए दो कहानियां लेकर। मुझे उम्मीद है ये दोनों कहानियां आपको जरूर पसंद आएगी। पर दोस्तों कहानियां सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम पंकज है। वैसे तो यह घटना मेरे साथ हुई थी, लेकिन यह घटना है जिसका प्रारंभ लगभग 8 घंटे पहले ही हो चुका था, मगर मैं इस बात से अनजान था। दरअसल दोस्तों के साथ घूमने के लिए मैं ट्रिप पर गया हुआ था। हमारे सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया था, लेकिन दोस्तों जब हम घूमने के लिए बहुत जगह ढूंढने के बाद भी कोई जगह नहीं मिली, तभी हमारा एक दोस्त जो कि उस वक्त किताब पढ़ रहा था वो जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे आइडिया दिया। उसे सुनकर मैं एकदम से जाने को तैयार हो गया। दोस्तों उस वक्त मैं उत्तराखंड में था। जिस जगह के बारे में हमारा दोस्त बता रहा था वो राजस्थान का एक गांव था, जिस जगह पर लोगों का कहना था कि प्राचीन काल से ही राजस्थान के इस गांव में भूत प्रेतों का वास है। लेकिन एक नौजवान होने के नाते मैं इन सब बातों को कहाँ मानता था। वही ठीक दूसरी तरफ मेरे शैतानी दोस्त जो कि भूत प्रेत को गलत सिद्ध करने में अपना पूरा योगदान देते थे, पर उन्हीं में से एक जो कि ब्राह्मण परिवार का था, उसका नाम प्रत्येक था। वो एक पंडित का बेटा था, तो उसे इस चीजों के बारे में काफी ज्यादा मालूम था। शायद इसीलिए उसने ये नहीं बताया कि हम सभी एक ऐसी जगह घूमने जाने वाले हैं जहां पर इन सब का अड्डा माना जाता है। दोस्तों दरअसल मेरे उस दोस्त ने हमें राजस्थान के एक गांव के बारे में बताया था जो कि रेगिस्तान में पड़ता था। हमें ठीक उसी के अंदर जाना था। हम लोग सुबह रवाना हुए। हमारा सफर लगभग 18 घंटे का होने वाला था। राजस्थान के साथ साथ नई दिल्ली में भी थोड़ा एंजॉय करने वाले थे। हम लोग लगभग 8 दिन की छुट्टी के लिए निकल पड़े। जब हम नई दिल्ली में पहुंचे तो मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि हम राजस्थान के एक गांव में घूमने जा रहे हैं और उस गांव का नाम है भानगढ़। दोस्तों भानगढ़ का नाम सुनते ही मानो प्रत्यक्ष के शरीर पर किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। वो एकदम से उछल पड़ा और बोला कि मुझे यही उतार दो। लेकिन फिर मैंने किसी तरह उसे समझाया और अपने साथ लेकर जाने को तैयार किया। इसी तरह मैं उसे लेकर राजस्थान के भानगढ़ किले के पास पहुंच गया। हम जैसे ही उस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि वो गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। हालांकि आसपास कुछ मकान बने हुए थे, मगर हमने इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने ये तय किया था कि हम एक पूरी रात वहीं चक्कर लगाएंगे। हम करीब 5 दोस्त एक साथ थे। जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था कि वो गांव बहुत ही बुरा और भूतिया है। वो देखने में उससे भी ज्यादा और खतरनाक लग रहा था। दूर दूर तक हमें सिर्फ मिट्टी ही नजर आ रही थी। पानी की भी वहां कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, मगर इसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। हमने अपनी गाड़ी में पानी पहले ही रख लिया था। हालांकि हमारे पास पानी की कोई समस्या नहीं थी, मगर अब हमें चारों तरफ घूमना था। हम लोगों ने पहले तो एक अड्डा लगाया और फिर साथ में बैठकर आपस में बातें करने लगे। मगर तभी हमारा दोस्त प्रत्यक्ष हमारे पास आया और बोला, तुम सभी रात में अपने अड्डे से बाहर मत निकलना। दोस्तों उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया, क्योंकि हम लोग तो रात में उसी जगह पर घूमने जाने वाले थे। पर इन सब के बाद हमने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम तुरंत बात को पलटते हुए अपने अड्डे पर ही बैठे रहे। धीरे धीरे रात का वक्त हो चला। अब दिन ढल चुका था। शाम अपनी चरम सीमा पर थी। अंधेरा अपनी छांव बिछाने लगा। रात के लगभग 9 बजे मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर बाहर निकला, मगर प्रत्यक्ष अभी भी अड्डे में सोया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इसको भी साथ ले चलते हैं। फिर मैं वहां से सीधा उसके पास पहुंचा तो प्रत्यक्ष ने मुझे साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैं बार बार उसको मना ही लेता। फिर हम लोगों को पता चला कि यहां से लगभग कुछ ही दूरी पर भानगढ़ का एक हाईवे पड़ता है,
जो कि कुछ हाईवे सा तो नहीं है, लेकिन एक कच्ची सड़क के रूप में है। हम लोग सब साथ साथ उस तरफ चल पड़े। फिर जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां तो पत्थरों की सड़कें बनी हुई थी। तभी मेरे दोस्त प्रत्यक्ष ने मुझे आगे जाने से मना किया और फिर अचानक हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे पीछे का पेड़ जोर जोरों से हिल रहा है। मगर जब हम सभी पीछे मुड़े तो हमने देखा कि हमारे पीछे की तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। फिर हमने देखा कि अब भी उस पेड़ के ऊपर वाली डाली जो कि अपने आप हिल रही थी। सच कहूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें लगा कि शायद वो डाली हवा के वजह से हिल रही होगी, लेकिन हमारा दोस्त प्रत्यक्ष बार बार उसकी तरफ देखने लगा। पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया था। फिर उसने अपने हाथ का इशारा उस पेड़ की तरफ किया तो मानो मेरी सांसें एकदम से ऊपर से नीचे होने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस पेड़ पर कुछ लाल लाल आंखें चमक रही थी। वो आंखें किसी आग की तरह थी। सच में उस वक्त मैं तो डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गया था। पता नहीं क्यों आज मेरी जिंदगी में मुझे इतना डर महसूस हो रहा था, और अभी तक तो मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी जिस वजह से मुझे डर महसूस हो। हालांकि तभी मेरे दोस्त ने वहां से जल्द चलने का इशारा किया। हम लोग तुरंत वहां से निकलने लगे, लेकिन उसने हमें उस तरफ जाने से साफ मना कर दिया। फिर जब हम लोग वहां से दक्षिण दिशा की तरफ भागे तब हमने देखा कि वहां से बस कुछ ही दूरी पर मुझे एक हवेली नजर आ रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसमें दाखिल हो गया, लेकिन तभी मुझे मेरे दोस्त की पीछे से आवाज आई जो कि कह रहा था उस हवेली के अंदर मत जाओ, वो ठीक नहीं है। पर तब तक मैं और मेरे 4 दोस्त भी उसमें दाखिल हो चुके थे। जैसे ही हम उसके अंदर पहुंचे तो देखा कि वो हवेली पुराने मकान की तरह एकदम खंडर लग रही थी। चारों ओर मकड़ी के जाले थे। अंधेरा उसके अंदर बेहद भयानक रूप में था। बीच बीच में चमगादड़ों की महक भी आ रही थी, जो कि माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। लेकिन दोस्तों, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। चारों ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो किसी के सांस लेने की आवाजें भी हमें साफ सुनाई दे जाएं। इसी बीच एक आवाज ने हमारे दिल के अंदर की धड़कनों को बेहद ही तेज कर दिया। दरअसल वो आवाज किसी की ताली बजाने की थी, जो कि अचानक से ही बाहर की तरफ से आने लगी। वो आवाज हमारे दोस्त प्रत्यक्ष की थी। वो जोरों से चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोलो। फिर मैं जल्दी से उस दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। अभी मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त प्रत्यक्ष ही था। ये देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। अब तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास होने लगा था कि इस धरती पर इंसानों के अलावा भी ऐसी रूहों का वास होता है जो कि इंसानों से परे होती हैं। उसने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे चलने लगा। मेरे पीछे पीछे मेरे वही 4 दोस्त भी थे, लेकिन अब मुझे उसका व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा था। उसका चलने फिरने का तरीका भी अजीब तरीके से बदल चुका था। मुझे भी उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ लगने लगी। वो हमें उस पुराने पड़े खंडर के अंदर एक ऐसी जगह पर ले गया जहां चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। हम बस एक कमरे में अंदर दाखिल ही होने वाले थे कि अचानक से मैं पीछे मुड़ा और सीधा वापस उस दरवाजे के अंदर आ गया जहां पर मैं पहले बैठा था। मगर वो खटखटाने की आवाज अभी भी आ रही थी। मैं जल्दी से उस दरवाजे को खोलने लगा, लेकिन इस बार किसी ने मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा, बल्कि इस बार कुछ रस्सी जैसा मुझे अपने पैरों पर महसूस हुआ। जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि मेरे पैरों पर कुछ बाल जैसे बंधे हुए थे। ये सब देखकर मैं हड़बड़ा गया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे नीचे गिरने की आवाज चारों तरफ सुनाई थी। इसी बीच मेरे दोस्तों ने मुझे डांटते हुए कहा कि आज तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि इस कच्ची सड़क के पास स्थित इस घर के अंदर ऐसा कुछ होने वाला था। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर पहुंच गया था। तभी अचानक से उस घर के ऊपर की दीवारें क्रैक होने लगी। दरअसल वहां की दीवार अपने आप ही फटने लगी। मैं ये देखकर एकदम से हैरान रह गया। फिर हमारा एक दोस्त बहुत ही जोरों से चिल्लाया। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक अजीब सी परछाई ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया और फिर अचानक से अपने बड़े बड़े नाखून उसके पेट के अंदर घुसा दिए।
वो जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला शायद वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने देखा कि अचानक से उसने अपने नाखून उसके पेट से बाहर निकाल लिए। पर यह क्या? मैंने देखा कि मेरा दोस्त बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। आखिरकार दर्द से भरा हुआ मेरा दोस्त अचानक कैसे ठीक हो गया? सच कहूं तो ऐसे में हम तो हमारी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन तभी दरवाजा टूटने की आवाज हमारे कानों पर पड़ी। हमने देखा कि वो तो हमारा ही दोस्त था, जो कि अपनी ताकत के बल पर उस घर के अंदर मौजूद हुआ। उसने अंदर आते ही कुछ मंत्र बोलना स्टार्ट किया। फिर हम सब किसी तरह उस घर से बाहर निकल गए। हम लोग भागते हुए वहीं के एक घर के अंदर चले गए। वैसे वो कोई घर तो नहीं था, मगर एक झोपड़ा सा बना हुआ था। जब हम लोग उसके पास पहुंचे तो उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने हमें बताया कि बहुत सालों पहले की बात है, जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, लेकिन हिंदुओं ने एक अंग्रेज अधिकारी को इसी घर के अंदर आग जलाकर मार डाला। इसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती है। कभी कभी तो वो अपनी जली हुई गाड़ी के साथ भी इस हाईवे पे दिख जाता है। हालांकि आज तक नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन तुम जैसे ही कुछ लोग जो कि मना करने के बावजूद भी रातों को रुकने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब तुम्हारी इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आए हुए लोगों में से बेहद ही कम लोग होंगे जिन्होंने इन चीजों को महसूस किया होगा। दोस्तों, बाबा की वो बात सुनकर हमें अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। भले ही हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ये आंखों का धोखा भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा, पर सच्चाई यही है कि कुछ तो था। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। शहर में मेरी एक पंचर की दुकान है। आज से काफी महीनों बाद मैं अपने गांव सफाले लौट रहा था। ट्रेन देर से निकली थी तो पहुंची भी देर से ही। रात के 11 बजे के आसपास मैं स्टेशन से उतरा और वहां से बाहर निकला। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तब मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा गांव अभी भी स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। सफर की थकान भी मेरे सिर पर थी। साथ ही मुझे भी यहाँ ठहरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वही सड़क के कोने में मुझे एक टैक्सी वाला दिखाई पड़ा। वैसे तो मुझे सिर्फ टैक्सी ही दिखाई पड़ रही थी, जिसके अंदर शायद कोई स्मोक कर रहा था। मैं उस टैक्सी के करीब गया और वहां पहुंचकर मैंने टैक्सी वाले का शीशा थपथपाया और कहा, सीढ़ी चलोगे? उसने मुझे तुरंत ही अंदर बैठने का इशारा किया, जिसके बाद मैंने भी दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मुझे उस टैक्सी में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नाली के करीब हूँ। मैंने तुरंत यही बात उस ड्राइवर को भी बताई तो उसने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। मैं चुपचाप नीचे उतर गया। 2 ही मिनट हुए थे कि तभी उसने मुझे वापस बैठने का इशारा किया। लेकिन इस बार जब मैं अंदर बैठा तो नज़ारा देखकर दंग रह गया। इस बार मुझे गंध नहीं बल्कि खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी किसी सुगंधित बगीचे में बैठा हूँ। लेकिन ये चमत्कार बीते 2 मिनट में आखिर कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइवर को चलने को कहा। सफ़र की शुरुआत हुई और टैक्सी वाला भी मध्यम गति से गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा था। 4-5 मिनट बाद टैक्सी में लगे म्यूजिक से गाना बजने लगा। सच कहूं तो इस बार मुझे दूसरा झटका लगा, और वो भी गाने को सुनकर, क्योंकि वो संगीत किसी मौत का संगीत था। उस गाने को सुनकर मुझे डर सा लगने लगा, क्योंकि गाना था ही इतना भयानक। उसमें कभी कोई छाती पीट कर रोने लगता तो कभी मौत के बाद होने वाली संभावनाओं का म्यूजिक बजता। साथ ही मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उस टैक्सी को चला रहे ड्राइवर को देखकर हुई, क्योंकि उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में बस गाड़ी को भगाता जा रहा था। मैंने उससे कहा, ये क्या गाना चला रखा है, बंद करो इसे। उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कहा, साहब गाना तो चलता रहेगा, क्योंकि गाना बंद करने का कोई बटन ही नहीं है। मैंने उससे तुरंत कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, आप खुद ही कोशिश कर लो। दोस्तों, मैंने सिस्टम के अगल बगल बहुत हाथ मारा। वाकई म्यूजिक बंद नहीं हो रहा था। इस पर मैं उससे भड़कते हुए बोला, ये कैसा टेप रिकॉर्डर है तुम्हारा, इसे हटा क्यों नहीं देते? मेरी बात सुन उसने मुझसे कहा, गाना तो सच्चाई बयां करता है। लोग चाहे कितना भी भाग लें, दौड़ लें,
लालच कर ले, परंतु में तो उसकी मंजिल मौत ही होती है। दोस्तों, उसकी इस बेतुकी बातों को मैंने नजरअंदाज किया और उससे कहा कि वो बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। सिस्टम से लगातार आवाजें आ रही थी। इसी बीच मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो टैक्सी एक अस्पताल के सामने रुकी। मुझे कोई स्ट्रेचर पर जबरदस्ती सुलाकर किसी कमरे में ले जा रहा था। तभी मैं कमरा नंबर 305 में दाखिल हुआ, जिसके तुरंत बाद ही मुझे कस के जंजीरों से बांध दिया गया। ठीक उसी वक्त मैंने किसी के तेज कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से कदम पटकते हुए इस कमरे की तरफ आ रहा हो। कुछ ही सेकंड हुए थे कि वो कदम पटकने की आवाज आनी बंद हो गई। वो आवाज थमी कि इसके तुरंत बाद सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मैं और ज्यादा सहम गया। मैंने देखा कि उस परछाई ने किसी धारदार चीज, शायद चाकू से खुद का गला रेत दिया, जिसके बाद वो छाया हल्की सी आगे बढ़ी और ठीक मेरे सामने वो शख्स आ गया जिसकी छाया शायद इतने समय से उस दीवार पर दिखाई पड़ रही थी। यकीन कीजिएगा, मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मैंने उस शख्स को देखा तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था। उसके जिस्म से खून की धाराएं बह रही थी, आंखें बिल्कुल लाल पड़ी थी। वो एकटक लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसके हाथ में ऑपरेशन के कुछ औजार भी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी टेढ़ी मुंडी किए सीधा मेरे बेड की तरफ आया। मैं कुछ करता कि इससे पहले ही उसने अपनी पेचकस को मेरी आंखों पर रखा। वो कुछ ही सेकंड में शायद मेरी आंखों को नोचने ही वाला था कि तभी अचानक एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने खुद को उसी टैक्सी की विंडो सीट पर बैठा पाया और मैं बिल्कुल ठीक था। मतलब अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरा एक सपना था। वाकई उस समय मुझे उस लम्हे पर यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने थोड़ा गौर से अपने चारों तरफ देखा तो मैं दंग रह गया था। दरअसल मैंने देखा कि उस टैक्सी में अब कोई मौजूद नहीं था, वो ड्राइवर भी नहीं। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैं इसे समझ ही नहीं पाया कि तभी थोड़ी देर बाद टैक्सी अपने आप चल पड़ा। टैक्सी के चलने पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब कोई ड्राइवर ही नहीं था तो आखिर एक टैक्सी बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल सकती है। मैंने उसे आवाज भी लगाई पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात कि आखिर टैक्सी चल कैसे रही थी, क्योंकि ये सब मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। टैक्सी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं कूद नहीं सकता था। मैं बस खिड़की के अंदर से चिल्लाए जा रहा था। मुझे देखकर मानो ऐसा जांच पड़ता था जैसे कोई मुझे जबरन किडनैप किए ले जा रहा हो। टैक्सी पूरी रफ्तार के साथ किसी एक तरफ ही बढ़ रही थी और तभी सामने से एक मोड़ आया और टैक्सी सीधा उसी मोड़ पर मुड़ गई। इसके बाद टैक्सी सीधा एक खंडर के पास जाकर रुकी, जो कि पूरा सुनसान था। ठीक से देखने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो खंडर एक अस्पताल था, एक वीरान अस्पताल। तभी एकदम से टैक्सी का दरवाजा खुला और मैं घसीटता हुआ स्ट्रेचर पर जा पहुंचा। इसके बाद स्ट्रेचर भी अपने आप मूवमेंट करने लगा। अब तक सब कुछ उसी तरह हो रहा था जो कि मैंने सपने में देखा था, लेकिन अब आगे सब कुछ उल्टा होने वाला था। हालांकि मेरे कमरे में घुसने के बाद ही दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने के बाद एकदम से शांति छा गई। दूर दूर तक का नज़ारा बिल्कुल खामोश था। इसके बाद मैं उस स्ट्रेचर से उठा और उठकर थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजे तक पहुंचा। मेरी दरवाजे को खोलने की कोशिश नाकाम रही। शायद बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था, पर अब मैं क्या करता, मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे पास फ़ोन था। मैंने सबसे पहले उसमें समय देखा तो पता चला कि रात के 1:30 बज रहे थे। तभी दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में इस बात का आया कि मैं अजीत को फ़ोन लगाऊं, क्योंकि वो मेरे गांव का ही दोस्त था। मैंने तुरंत ही उसे फ़ोन लगाया। मैंने डरते कांपते उसे अपनी खौफनाक दास्तां बयां करने ही वाला था कि तभी पता नहीं मेरा फ़ोन एकदम से मेरे हाथ से निकलकर सामने की दीवार से जा टकराया। वो एकमात्र ही सहारा था जो कि अब बाकी ना रहा। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस अस्पताल में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसकी थी मुझे मालूम नहीं था, बस वो मुझे सुनाई दिए जा रही थी। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाज़ा
धीरे धीरे खुलने लगा और दरवाज़ा जैसे जैसे खुल रहा था मेरी धड़कन भी वैसे वैसे तेज हो रही थी। पर यह क्या, जो मैंने सामने दृश्य देखा वो देखकर तो मेरी रूह कांप गई। दरवाज़ा खुलने के बाद मैंने सामने देखा, एक आदमी बहुत सारी पट्टियों से लिपटा हुआ सिर झुकाए खड़ा है। उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा था, यहाँ तक कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह आधी रात में अपने सामने खड़ा देखकर वैसे ही किसी कमज़ोर दिल वाले को दौरा पड़ जाए। और ठीक मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मेरी जुबान से एक शब्द भी निकले, इसीलिए मैं वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही शख्स उस रूम में घुसा और फिर उसके हाथ में मैंने एक चमकता हुआ कांटा देखा। उस कांटे को देखकर मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो उस कांटे को लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं सीधा स्ट्रेचर पर फिसल कर लेट गया। वो शख्स धीरे धीरे अब करीब आ रहा था। उसने ठीक उस कांटे को मेरे सिर के बीच पर रखा, जिसकी वजह से डर के मारे शायद मैं बेहोश हो पड़ा। इसके बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। करीब आधे घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को जंजीरों से बंधा पाया। मैं चाह कर भी हाथ पांव नहीं छुड़ा पा रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन अब मैं कुछ नहीं बल्कि वो कुछ करने वाला था। थोड़ी देर बाद मैंने सामने दरवाजे पर उसी तरह का साया देखा जो कि मैंने अपने सपने में देखा था। कुछ ही पल बाद वो टैक्सी ड्राइवर अपनी नीली पुतलियों के साथ हाजिर हुआ। फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब आया। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। और तो और उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा था। बड़ी और मोटी आंखें, लाल चेहरा, अजीब सी शक्ल मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने कहराते हुए उससे कहा कि कौन हो तुम, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। तभी उसने भयानक आवाज में कहा, शायद आपने गेट पर लिखा बड़े बड़े अक्षरों वाले शब्द नहीं पढ़े। उस पर साफ साफ लिखा था, सावधान, ये टैक्सी जिंदा लोगों के सफर के लिए नहीं है। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर तभी मुझे भी याद आया कि ऐसा कुछ लिखा तो था, पर मैंने इसे नजरअंदाज किया था। वैसे इसके कुछ देर बाद ही वो एकदम से वहां से गायब हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मैं खुद को कैसे बचाऊं। इसके कुछ ही मिनट बाद मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे हाथ की तरफ से आ रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा हाथ टूट रहा हो, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। असल में वो जंजीर टूट रही थी और मेरा हाथ आज़ाद हो रहा था। अब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। सच बताऊं तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं चलने की हालत में भी नहीं था। लेकिन तभी मुझे दरवाजे से एक हाथ इशारा कर रहा था, जिसे देखकर मैं बहुत हद तक दहल गया। लेकिन ठीक से देखने पर पता चला कि वो हाथ असल में मुझे भागने का इशारा कर रहा है। पर भागने की हिम्मत अब मुझ में कहाँ थी, पर समय कम था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं ठीक उस हाथ के इशारे की ओर बढ़ा। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि मुझे हर रास्ते पर सिर्फ वो हाथ ही दिखाई दे रहा था, जबकि शरीर गायब था। मैं बस तेजी से भागता रहा। थोड़ी देर में मैं अस्पताल से बाहर आ गया। सामने मुझे वही टैक्सी खड़ी दिखाई दी। थोड़े बहुत ही सही, पर उस उजाले में मैं उस पर लिखे वो खतरनाक शब्द देख पा रहा था। पर इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर मुझे भागता हुआ पकड़ लेता, मेरे लिए यह ज़रूरी था कि मैं अपनी जान बचाकर भागूं। मैं वहां से दूर भागता रहा और अगले कुछ ही घंटों में मैं उस मोड़ पर आ गया जहां से टैक्सी ने टर्न लिया था। दोस्तों, इसके बाद का सफ़र ठीक ठाक गुजरा और मैं गांव में पहुंचा। सुबह के 4 या 5 बजे का समय था। कुछ लोग चाय की टपरी पर मौजूद थे। मैंने उन्हें अपने साथ घटा ये दिल दहला देने वाला अनुभव साझा किया। उस वक्त मेरी आंखों में देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन तभी एक कोने से एक डरावनी मुस्कान छूटी। जब मैंने उस कोने में नजर घुमाया तो देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था। जब मैंने लोगों को उस तरफ देखने का इशारा किया तो उन्हें वहां सिर्फ चाय दिखाई दी, वो ड्राइवर नहीं। आखिर वो सब क्या था, इसका पता तो मुझे आज तक नहीं चल पाया। सच बताऊं तो उस सफर का अनुभव आज भी हर सफर में मुझे होता है। इसीलिए
अक्सर लोग कहते हैं कि सफर में सावधानी बरतो, वरना किसी भी पल खतरा इंतजार कर रहा होता है। वैसे सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा एक डरावना सपना था, पर कहीं ना कहीं इसके बाद मेरे अंदर कभी भी अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं हुई। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की 2 कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।